नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आया है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को कंप्लीट देखना और 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक जो वीडियोस आएंगे मेरे, है ना, ये वीडियो लेट आया मैं मानता हूँ, लेकिन 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में जो भी 2-3 जो भी वीडियो आएंगे वो आपको मेंटली और शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से एग्ज़ाम में बिना डर के अच्छे से एग्ज़ाम कैसे दे के आ सकते हो उस पे बनाए जाएंगे। तो उस दौरान जो वीडियो आए उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना और अभी इस वीडियो को भी बिल्कुल स्किप मत करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये मेरा मोटिवेशन है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास कई लोगों का मैसेज आया है कि कई लोगों को घबराहट हो रही है, रिवीजन कैसे करें। एक तरह से ब्लड प्रेशर हाई लो, है ना, थोड़े से घबरा रहे हैं, नर्वस टाइप में है, नेगेटिविटी थोड़ी आ रही है। ये है ना, ये क्या होता है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, तो ये क्या है कि देखो थोड़ा बहुत हो रहा है, अगर हम मान लेते हैं कि 20% हो रहा है ना, तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है ना, वो आएगा नेगेटिविटी, है ना, उसको इग्नोर करें आप, है ना, उस पे ज़्यादा नहीं जाएं, उसको इग्नोर करते हुए चलें, वही सबसे बड़ा कार्य होगा आपके लिए, है ना। बाकी 80% कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव रहें। अब कैसे पॉजिटिव रहें? दिन में आप 5 मिनट के 1-2 वीडियो भी देख सकते हैं, जो ऐसे व्यक्ति जिनके मतलब जिनके चारों हाथ-पाँव नहीं थे, है ना, वो आज दुनिया में मॉडल बने हुए हैं। मैं शुरुआत करूँगा, है ना, जैसा कि मेरे गुरु रहे, उन्होंने बताया था कि वो शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ था। 10वीं और 12वीं में एक में तो बाय ग्रेस था और एक में थर्ड डिवीज़न पास था और थे मतलब। और उसके बाद में वो कॉलेज उन्होंने प्राइवेट करी, है ना, और सब कुछ प्राइवेट किया। उसके बाद में और उस समय कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम जो हैं वो लिखित हुआ करते थे, जैसे आरएस मेंस में लिखना पड़ता था वैसे, है ना। तो बाय ग्रेस पास होने वाले मेरे गुरु जो थे, है ना, बाय ग्रेस पास होने वाले और थर्ड डिवीज़न पास होने वाले, कॉलेज सारी प्राइवेट की उन्होंने। उसके बाद में वो जो हैं कॉलेज प्रोफ़ेसर बन जाते हैं और वो भी मात्र 3-4 सीट और इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग, उनमें से वो सेलेक्ट होके निकलते हैं, है ना। और उन्होंने सरस्वती माँ को ही अपना गुरु बनाया, है ना। तो इतना मतलब 3 सीट थी, उस पे पता नहीं कितने लोग इंटरव्यू के लिए कॉल हुए थे, उनमें से वो एक सेलेक्ट हुए थे, है ना। तो वो बता रहे थे मुझे तो मैं मानता हूँ कि सिलेक्शन अगर पूरी तरह अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रोक सकता है। क्योंकि डेडिकेट का मतलब उसमें खो जाना, पूरी तरह उसमें बह जाना, मिल जाना, है ना। उठते बैठते बस वही दिमाग में चलता रहे कि मेरी तैयारी कितनी है, मेरे कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, है ना। हाँ, अदरवाइज 5-10 मिनट के लिए अपना माइंड, आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए डाइवर्ट कर सकते हो, है ना, थोड़ी देर आधे घंटे के लिए, है ना, मनोरंजन के लिए। ऐसा भी नहीं है कि पूरे 24 की 24 घंटे, लेकिन मतलब आपका 99% जो माइंड है वो लीन होना चाहिए कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या है, उसमें विश्लेषण आपका चलता रहना चाहिए लगातार। आप, है ना, ऐसी चीज़ों को क्लिक करें, है ना, जो एग्ज़ाम में सर्वाधिक पूछी जाती है, जहाँ से सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। ऐसी चीज़ों को, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल से आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये 2018 का जीके का पेपर है ना। अब देखो यहाँ से सेकंड ग्रेड में एक खास बात ये भी है, लगभग लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब जैसे ये एक प्रश्न पूछा गया कि मेमद जो आभूषण है, मेमद, ये कहाँ पहना जाता है? तो आभूषण
एक ऐसा टॉपिक है कि सिंपल है ना? उसको कोई भी पढ़ सकता है। आप मुख्य मुख्य आभूषण हैं, अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएँगे कि है ना, कोई रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आभूषण का जो डिफ़िकल्ट हो, बाकी सारे ईज़ी प्रश्न आते हैं। तो ऐसे टॉपिक में से आपका प्रश्न गलत हो, मतलब है ना, वो एक नेगेटिव वे में ले जाएगा। तो ऐसे टॉपिक को बहुत अच्छे से कर ले। उसके बाद में विजयदान देता का संबंध है ना? तो ये जहाँ तक मुझे विजयदान देता है, ये साहित्य से संबंधित हैं। तो इसका मतलब आपकी टॉपिक है साहित्य, और उसमें कुछ भी नहीं है। मुश्किल से 20 राइटर है जो आधे तो आप जो टॉपिक्स पढ़ते हो ना उनमें ही उनकी बुक्स आ जाती है। तो साहित्य में से ये प्रश्न पूछा गया कि विजयदान देता कौन सा है? तो साहित्य के 20 राइटर है और उनकी 20 फेमस किताबें, उनमें से 10 तो आपको याद ही होगी। तो ये भी एक टॉपिक है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता है। ऐसे टॉपिक को आप अच्छे से देखिए। अब किसान आंदोलन बहुत है, अगर आप सभी नहीं देख सकते तो कम से कम बिजोलिया और बेंगू ये जरूर देख के जाए। यहाँ से 90% संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। शेखावटी और अन्य जो किसान आंदोलन है वहाँ से संभावना रहती है, लेकिन 10% रहती है। 90% संभावना बिजोलिया और बेंगू की रहती है। और यहाँ पे महाराणा प्रताप, अब देखो ये शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है ना, हल्दी घाटी वाला है ना। महाराणा प्रताप जो टॉपिक है उसमें आपको महाराणा प्रताप जो पर्सनालिटी है उनका साथ किन किन के साथ उनका संघर्ष हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और इसको भी छोड़ना, मतलब ये ऐसे टॉपिक है शॉर्ट एंड स्वीट है ना, जिनको आप कर सकते हो है ना बहुत अच्छे से। इनमें कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। उसके बाद में किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है ना? तो ये आपके चंद्रसेन से पूछा गया है, तो चंद्रसेन भी आपके सिलेबस में, ये भी मतलब करने वाले टॉपिक है। अगर इनको अगर आप छोड़ते हो तो आपकी गलती है। ये सभ्यता में से पूछा गया प्रश्न है, ये भी करने लायक प्रश्न है, मतलब ये भी पढ़ने लायक टॉपिक है, इसको भी नहीं छोड़ना। मतलब मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जिनको आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, वो आपको प्लस पॉइंट बन जाएगा आपका। जिसको मैं बोलूँगा कि इसको लाइट देख के या नहीं देख के, तो उसको आप अपनी इच्छा के अनुसार करना। ये राय सिंह है, इनको भी देखना है ना? तो जो आपके कुछ कुछ है ना वंशों में से देख के वो आपको देखना है। उसके बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है ना? अब ये है ना बच्चा भी ये सवाल कर देगा है ना? तो ये राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है या राजस्थान का सामान्य परिचय वहाँ से पूछा गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो आपके गलत होना, मतलब अब राजस्थान में रह रहे हैं, इतने समय से पढ़ रहे हैं कि राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो उसका क्षेत्रफल भी हमें पता होना चाहिए कि टोटल भारत का कितना परसेंटेज वो है ना? नदियों में से प्रश्न पूछा गया है, तो अब नदियों में देखो सहायक नदियों से ज़्यादा या उद्गम स्थल, तो नदियों वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है। अब यहाँ पर पूछा है सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन और वार्षिक दर का सर्वाधिक किस जिले में है ना? तो ये आपके शायद जलवायु में से टॉपिक उठाया है, तो ये भी नहीं छोड़ने वाला है ना? अब तक ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं आया जो आपका छोड़ने वाला हो। उसके बाद में यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, यानी क्षेत्र के नाम दे रखे हैं, उनके स्थानीय नाम, जैसे हाड़ौती वाला है ना, वो वहाँ के लोकल नेम है ना, हाड़ौती लोकल नेम है। लेकिन हाड़ौती मीन्स क्या होता है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ है ना, ये आते हैं, तो इनको मिलान करने हैं। तो ये इसी तरह अर्बूद है, वागड़ है, तो ये भी ये एक राजस्थान की सामान्य जानकारी वाला टॉपिक है ये है ना। तो ये क्षेत्रीय नाम जो भौतिक स्वरूप वाला है वो। जनगणना भी पढ़ने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको टॉप 5 जिले देखने हैं, लिंगानुपात, साक्षरता, और जो अब की बार आपके ट्राइब्स का जुड़ा है तो वहाँ से संभावना है। तो जनसंख्या भी देखना है, क्योंकि 2011 से आप वही पढ़ते आ रहे हो ना, 11 वाली पूछी जाएगी। उसके बाद में देखो वीडियो को पूरा देखना है, आपके क्लियर हो जाएगा कि किन किन टॉपिकों में स्किप करना चाहिए। मैंने फिर बताया जलवायु थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, लेकिन देखो यहाँ से 2 सवाल आ गए हैं ना, सॉरी राजस्थान की जनसंख्या का वितरण ऐसे मान है, राज्य में जलवायु उच्चावचीय कारकों की विविधता पाई जाती है। ये थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि थोड़ा आईक्यू लेवल वाला प्रश्न है ना। तो ये उठाया तो उन्होंने जनसंख्या और जलवायु है ना, दोनों से मिक्स करके उठाया है।
अब यहाँ पर देखिए पर्यटन है ना, अब पर्यटन का मतलब एक्चुअल में ये टॉपिक आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, है ना? जैसे डीग है ना, डीग महोत्सव अभी थोड़े दिनों पहले चर्चा में बना था, है ना? तो डीग महोत्सव कहाँ हो रहा है? कोलायत आप कितनी बार नाम सुनते हो, बीकानेर में है ना? सोनी जी की नसिया अजमेर में है ना? है ना? पांडुपोल आपके जो है अलवर में है ना? तो ये क्या है कि जब आप टॉपिक्स पढ़ते हो ना राजस्थान फर्स्ट पेपर का, तो उसमें से आ जाते हैं कहीं न कहीं इनका उल्लेख। तो ये पर्यटन में से सवाल पूछा गया है, तो पर्यटन को अलग से नहीं पढ़े। जब आप महल पढ़ रहे हैं, किले पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी का उल्लेख आ ही जाता है ना? पर्यटन के अंदर, है ना? तो इसीलिए आप पर्यटन अलग से नहीं पढ़े, वो कवर हो जाएगा आपका, है ना? सीमेंट उद्योग, ज़्यादातर सेकंड ग्रेड में सीमेंट है ना, उद्योग में आप है ना ज़रूर ज़रूर सीमेंट वाला जो पोर्शन है, सीमेंट उद्योग बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सीमेंट ज़रूर देख के जाना है ना, सीमेंट के बारे में कहाँ कहाँ ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो रहा है, कौन से ज़िले अग्रणी हैं, सर्वाधिक संभावित या संभावना वाले ज़िले जहाँ से सीमेंट का उत्पादन होता है, तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। राजस्थान के कौन से ज़िले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? देखो ये जलवायु से देखो 2% लगभग 3% कवर कर लिए इन्होंने ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब नदियों में से कहीं एक पेपर में 6% भी पूछे गए हैं ना। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अब ये एक ऐसा प्रश्न है कि ये काफ़ी पुराने समय से ये कार्यक्रम चला आ रहा है ना? तो अब इनको क्या किए ढंग से नहीं पढ़ते हैं, है ना? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ऐसे ही आपके और से बहुत सारे हैं ना, बहुत मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए है ना कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ना, तो ऐसे वो पुराने हैं, ओल्ड हो चुके हैं, काफ़ी फेमस है, तो उनमें से प्रश्न उठा लिया, तो ये थोड़ा सा देखना है। कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? एसएसटी के विद्यार्थी तो भली-भांति परिचित हैं ना। हरमट्टान जो है, तो पवन वाला टॉपिक भी शॉर्ट एंड स्वीट है, यानी अभी तक ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं आया जिसको हम छोड़ सकते हैं, है ना? मैंने कहा था उद्योग में से आया था, उद्योग में केवल सीमेंट देख के जाए, बाकी आप मोटा-मोटा देखे तो देखिए, बाकी स्किप कर सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने, मैंने कहा पवनों में से पवने छोड़ना अपनी मूर्खता होगी। पवने अगर नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ा रखा है, एक टॉपिक पढ़ा रखा है, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा पवनों को कैसे पढ़ना चाहिए, और पवनों से मान के चलिए 1-2% पक्के हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान उन्होंने पूछ लिया है ना, तो ये तो एक जनरल है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो देखो एक जनरल बात है ना, ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, इसमें अलग से कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है ना। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि चेन्नई में वर्षा में परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, चेन्नई में लौटते हुए मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। तो देखो चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, क्योंकि इसको इस तरह से ले आप है ना, चेन्नई में लौटते हुए मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, ये कारण बता रहा है। भाई परिवर्तनशीलता चेन्नई में क्यों है? सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से ज़्यादा है, क्यों है उसका कारण बताया कि चेन्नई में लौटते हुए मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है इसलिए। तो क्या ये बात सत्य है क्या? तो कारण अगर सही है और कथन भी सही है, तो इसका मतलब दोनों सही हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको इस तरह से देखना होता है। उसके बाद में यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है, तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है, केवल और केवल आपका आईक्यू लेवल चेक कर रहा है, और आपको ये पता, अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपको पता है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में है, और बंगाल की खाड़ी में आप देखिए इनमें से कौन सा जो है सबसे नज़दीक जो पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार के सर्वाधिक नज़दीक कौन सा है? तो देखो जो है कहाँ के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? तो कोलकाता, तो कोलकाता तो ऊपर पड़ जाता है ना। उसके बाद में कोलंबो, कोलंबो भी अलग हो जाता है ना, रंगून और चेन्नई। तो मुझे जहाँ तक लगता है रंगून तो बर्मा के अंदर है ना, कोलंबो शायद आपके
जो है श्रीलंका के अंदर है, तो चेन्नई के अधिकारियों को है ना सचेत करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है ना। तो ये कॉमन सेंस का आईक्यू का प्रश्न है। तो इसी तरह से आप इस पूरे पेपर का आप अध्ययन करें, तो आप पाओगे कि है ना कहाँ से प्रश्न छोड़ने चाहिए और कहाँ से नहीं छोड़ने चाहिए, है ना। लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं लेता हूँ। इसी तरह आप भी विश्लेषण करके देख सकते हैं कि कहाँ मुझे जो लेंथी है उसको छोड़ना है, सीधी सीधी बात है ना। छोड़ने का मतलब मोटा मोटा देख सको तो देख लो, टाइम इतना सही बचा है आपके पास में, नहीं तो शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक को बिल्कुल देखो, है ना। कुछ कॉमन सेंस वाले हैं जिनको देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आईक्यू लेवल वाले वहाँ है ना 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर केवल आपका आईक्यू और आपका कॉमन सेंस काम करेगा, उसी से आपके वो प्रश्न हल होंगे। उस उनको चाहे कितना भी पढ़ लो, आपके वो है ना पढ़ने से हल नहीं हो सकते, वो आईक्यू लेवल से और आपके कॉमन सेंस से हल होंगे, है ना। तो इस तरह से कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आपके हाथ में है ना मेहनत करना है। आप पढ़ाई में खो जाओ, वो आपके हाथ में है ना। जितना आप दे सकते हो उतना आप दो। घंटे काउंट मत करो, घंटों का तो पता चलना ही नहीं चाहिए आपको, है ना, कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग घंटे काउंट करते हैं, मत करो काउंट, है ना। आप जितना समय दे सकते हैं उतना समय दे। साथ में विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान अगर आप बीमार हो गए 10 दिन के लिए भी, तो आपको और डिप्रेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए सर्दी का मौसम है, तो विशेष तौर पे अपने स्वास्थ्य का खाने पीने से लेकर पहनने से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखें। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करें, और ऐसा मन में डर भी नहीं बिठाए कि एग्ज़ाम है तो कोई है ना कोई खा जाएगा, या इसमें पास नहीं हुए तो कोई जान ले लेंगे। एक बात बताओ, किसी की फांसी होती है किसी को, उसको डरना चाहिए। भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी, मतलब बंदा लास्ट टाइम में जब उनको जेल से लेके जा रहे थे, है ना, तो उनको जब जेलर ने कहा था कि आपको चलना है फांसी के लिए, तो उस समय वो पुस्तक पढ़ने में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने कहा कि मुझे चलना भी है क्या। मतलब आप सोचो कि व्यक्ति को पहले से पता है कि उनको फांसी होने वाली है, और वो बुक पढ़ने में लास्ट मोमेंट पे इतने लीन है कि उन्हें फांसी की कोई परवाह ही नहीं है। आप सोचिए किस लेवल पे, मतलब वो भी तो इंसान ही है। तो जो व्यक्ति फांसी का, जिसके मतलब दिल और दिमाग में किसी तरह का मतलब, वो तो उस चीज़ को ऐसे समझ रहे हैं जैसे एक कोई खुशी उनको मिल रही है ना। मतलब फांसी के फंदे को भी उन्होंने है ना अंतिम रूप से चूमा, और आपस में गले मिले और हंसते हंसते, मतलब उनको फाइनली फांसी अपने आप को ये प्रेजेंट करना था कि अगर मैं मेरे बलिदान से प्रेरित होकर इस देश को आज़ाद कराने के लिए और युवा प्रेरित होकर प्रयास करेंगे, और ये देश अगर आज़ाद हो जाएगा, मेरे मुल्क को है ना गुलामी से छुटकारा मिल जाएगा, तो मेरी कुर्बानी मैं खुशी खुशी देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी पर्सनैलिटी, मतलब फांसी की आपके सामने एक छोटा मोटा एग्ज़ाम है ना, इसीलिए मत समझना कि मेरा सिलेक्शन हो गया। आप सोचो, उस वो भी एक व्यक्ति थे, आप भी एक व्यक्ति हो, है ना। तो आप सोच के देखो ना थोड़ा सा, है ना। तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल, है ना। अपने माइंड बॉडी सब नॉर्मल रखे, और हाई करके आप कर भी क्या लोगे, है ना। टेंशन लेके, चिंता लेके आप कर भी क्या लोगे। मैं भी चिंता ले लूँ आपके साथ, अगर आपकी समस्या का हल होता हो तो 10-5 लोगों को और इकट्ठा कर लूँ पैसे दे के, भाई आप चिंता करो, है ना, इनकी समस्या का हल हो जाएगा। नहीं होगा, है ना। आपको केवल एक ही रास्ता है, अपना जितने अपने आप को पॉजिटिव रख सको किसी भी तरह से, कोई भी प्रयास हो सकता है, और जितना आप अधिकतम दे सकते हो पढ़ाई के लिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए, जितना तल्लीन हो सकते हो, जितना हड़बड़ाहट नहीं करनी है, भागना नहीं है, टाइम कम है, माइंड को स्थिर रख के ही पढ़े। ये छूट गया, वो छूट गया, मेरा होगा कि नहीं होगा,
उन चीज़ों को छोड़ो, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में पढ़ना है केवल। मेरी बातों पे गौर करोगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। हड़बड़ाहट करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ तो मैंने बताया मेन टॉपिक को शॉर्ट स्वीट है ना, ऐसे टॉपिक को देख लो जहाँ जो शॉर्ट है अच्छे से समझ में आ रहा है, उनको देख लो। और जो लेंदी टॉपिक है उनमें से केवल मुख्य चीज़ें, या अगर फिर भी समय नहीं बच रहा है तो उनको एक बार के लिए स्किप ही कर दें। इस तरह से आप पॉजिटिव रहें, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और जो व्यक्ति मेहनत करता है ना, दिल से मेहनत करता है और थोड़ा आईक्यू लेवल लगा के स्मार्ट स्टडी करता है, मैं कहता हूँ सफलता उसके पास दौड़ के आती है, वो सफलता के पास नहीं जाता है। उसका सिलेक्शन होता है और होगा कई लोगों का, मुझसे जुड़े हुए लोगों का है, मुझे विश्वास है कई लोगों का सिलेक्शन होगा, कई लोगों का होगा, 100% होगा, है ना। विश्वास मानिए, है ना। और अपने आप को ऊर्जा से भरपूर रखिए, है ना। और इस लास्ट मोमेंट में जब इतने समय तक आपने अपने आप को संभाल लिया, तो लास्ट मोमेंट में आप अपने आप को डिस्टर्ब करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपका कोई सेंस निकलेगा, मतलब आपका मेंटल लेवल फिर मैं बहुत नीचे का मानूंगा, क्योंकि इतने समय तक आपने मैनेज किया, अब लास्ट मंथ में आपको घबराहट हो रही है। तो देखो, चिंता किसी विषय का हल नहीं है। उस विषय को गंभीरता से ज़रूर ले, लेकिन चिंता नहीं करे। उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप एक दिन आराम से बैठ के उसका सॉल्यूशन मन में सोचे, किसी से सजेशन ले, दाएं बाएं देखे, वीडियो देखे, कुछ भी करे, और फिर निर्णय लेकर के हाँ कल से मुझे ये करना है, और वो करना है, आपको जितना हो सके करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं होंगे, आपको फांसी तो नहीं लगेगी ना, है ना। सफल नहीं होता है व्यक्ति, असफलता तजुर्बा दे जाती है ना। तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो तजुर्बा तो मिलेगा ना। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप भी मुझे मोटिवेट रखें, मैं आपको मोटिवेट। 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच जो भी 2-3 वीडियो आने वाले हो उनको ज़रूर देखिएगा। 100% आपको मेंटली, शारीरिक रूप से पूरा प्रयास करूंगा, पेपर को किस तरह एग्ज़ाम हॉल में हैंडल करना है, एग्ज़ाम से पूर्व आपको किस तरह से प्रिपेयर रहना है, किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं आए उसके लिए आपको क्या क्या करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।